हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है इंडियन हिस्ट्री के लिए। 2 अक्टूबर को तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज भी आपको हमेशा की तरह प्रोवाइड कराई जाएगी और आप ये डाउनलोड कर पाओगे हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं क्विकली रिवीजन कल के करंट अफेयर का। विश्व समुद्री दिवस मनाया गया 29 सितंबर को और गुजरात में 36वां नेशनल गेम्स का उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी स्टेडियम में। हरियाणा में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला जाएगा। और अभी हाल में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग आ चुके हैं 40वें स्थान पर। और कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद की जोड़ी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार सानू को 2021 के लिए, शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए और आनंद मिलिंद को 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं और ये देश की अपने पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं इटली में। मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हो गए हैं बंडारू विल्सन बाबू। और विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाए गए। वहीं लेवर कप इंडोर टेनिस टूर्नामेंट समापन हुआ और इसको टीम वर्ल्ड ने जीत लिया है टीम यूरोप को हरा करके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। ये शाकाहारी को रहने के लिए, शाकाहारी रहने से क्या फायदे होते हैं और क्या इसका लॉन्ग टर्म में लाभ होता है, ये सब चीजें बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा की गई थी 1977 में। 1978 में इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अच्छा, अक्टूबर माह को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। और अभी मैंने सितंबर माह को बताया था आपको कि राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम लोग मनाते हैं सितंबर माह को, ठीक है ना। और अक्टूबर को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में। एक और दिवस आपके सामने है, 1 अक्टूबर को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो वृद्धजन यानी बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए थीम इस बार की क्या रखी गई है, एडाप्टिंग ओल्डर पीपल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इस समय बदलती दुनिया में कैसे ओल्डर पीपल एडॉप्ट करें चीज़ों को, इसके लिए इसकी थीम पर, इसके विषय पर ये मनाया जा रहा है। इस बार 1991 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा करी है? तो दोस्तों रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रसिया के 4 यूक्रेनी रीजन्स को अपने में यानी कि रसिया में विलय करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले 2 अलगाववादी क्षेत्रों को ये सेपरेट किए थे, अब 2 और कर दिए हैं। टोटल 4 यूक्रेनियन रीजन्स को ये अपने में कर लिए हैं और वो भी बता रहे हैं वोटिंग के थ्रू किया गया है, जबकि वोटिंग थोड़ा ऐसा इतनी जल्दबाजी में हुई कि उतना लोग वोट किए नहीं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 4 रीजन जो है, लुहांस, दोनेत्स्क, मेलिटोपोल, मारियोपोल, खैरसॉन। एक्चुअल में ये जो मेलिटोपोल और मारियोपोल है ये दोनों आता है जेपोरिझिया में। तो जेपोरिझिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क और खैरसॉन, ये जो 4 जो रीजन है इनको इन्होंने अपने में शामिल कर लिया है। क्लियर? तो अब इतना जो है, इतना पोर्शन अब रसिया के पास चला गया। अब इसको रसिया क्लेम कर रहा है कि अब यूक्रेन का 15% हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है। क्रीमिया आपको पता होगा, क्रीमिया 2014 में ही रसिया ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। यहीं पर काला सागर है और ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियो, अलग अलग वीडियो बना करके। और अभी जो हुआ है, जो इवेंट हुआ है, इस पर भी मैं वीडियो जल्दी आपको दूंगा। तो फिलहाल वही सारी डिटेल यहाँ पर दिया गई है। डोनेत्स्क, लुहांस्क और जेपोरोजिया और खेरासॉन, ये 4 रीजन है जिनको अब रसिया अपने में मिला लिया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, जो और करंट टाइम पर जियो कम्युनिकेशन के या कहें जियो टेलीकॉम के चेयरमैन, जो अभी रिसेंटली बनाए गए थे रिलायंस एजीएम में, मैंने आपको बताया था। तो आकाश अंबानी अब टाइम 100 की उभरते नेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। मतलब भारतीय मूल के तो कई लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय यही हैं, आकाश अंबानी, ठीक है। तो टॉप 100 में टाइम मैगजीन के द्वारा अभी ये लिस्ट जारी करी गई है।
इसमें भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो विदेशों में अच्छा कर रहे हैं, जैसे ऋषि सुनक, आप सब जानते हो, ब्रिटेन पद के उम्मीदवार थे और प्रबल दावेदार थे और ये नहीं बने और इस वजह से ब्रिटेन भुगत भी रहा है आजकल। तो अपूर्वा मेहता, ये विजया गड्डे, शिखा गुप्ता, रोहन पवुलरी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी जो है ना भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति हैं जो टाइम 100 नेक्स्ट में उभरते सितारों में आए हुए हैं। आकाश अंबानी जो है इकलौते भारतीय हैं। अगला, हाल ही में मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दोस्तों, पहले ही दिन क्योंकि इवेंट होता है वेट लिफ्टिंग का और इसमें हर बार की तरह इन्होंने गोल्ड जीता है। आप देखते हो जैसे अब अच्छा एक चीज और जान लो यहीं से, जो आप एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन एक टाइप का बनता है, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर ले जाओगे, बहुत ही शानदार है, बस एक बार आपको दिमाग में बैठाना है। देखो जब भी कोई वर्ल्ड लेवल का इवेंट होता है ना, चाहे ओलंपिक हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ हुआ, एशियन गेम्स हुआ या राष्ट्रीय खेल ही देख लो इसी तर्ज में, ठीक है, तो इसमें पहले दिन का इवेंट जो होता है ना, उसमें वेट लिफ्टिंग होता है। वेट लिफ्टिंग जो होता है ना, इसका निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है, करना क्या है, आओ उठाओ जाओ, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए कि पहला मेडल भारत के लिए इस इवेंट में किसने जीता, तो आप तुरंत मीराबाई चानू लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वेट लिफ्टिंग में अपने पास एक दमदार खिलाड़ी है जो मेडल जीतता ही जीतता है, ठीक है। तो पहले दिन अगर ओलंपिक में मैं पूछूं आपको कि पहला मेडल ओलंपिक में कौन दिलाया, तो आप बताएंगे मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल जीती थी। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड किसने दिलाया भारत को या पहला मेडल किसने दिलाया, तो आप बताएंगे मीराबाई चानू गोल्ड जीती थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ इसमें गोल्ड किसने दिलाया, तो अब भी आप यही बताएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात आप, तो पहला मेडल किसने जीता ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप मीराबाई चानू बड़े आराम से लगा सकते हैं। मणिपुर की रहने वाली हैं सखरोम मीराबाई चानू और इनके नाम अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर आया था और अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीती थी। तो फिलहाल अभी नेशनल गेम्स में भी ये शुरुआत कर दी हैं। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं और सिल्वर मेडल संजीता चानू ने जीता। ये भी भारतीय ही हैं, राष्ट्रीय खेल हो रहा है, भारत के ही लोगों से प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ और प्रमुख विजेता रहे जैसे कि अनीस जो हुए निशानेबाजी में गोल्ड जीते, परवेज खान ये भी गोल्ड जीते। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है मैंने आपको बताया था, गुजरात में हो रहा है। पीएम मोदी ने अभी उद्घाटन किया था, 2015 में हुआ था पिछला संस्करण और काफी समय के बाद अब हो रहा है अगला संस्करण, ठीक है, 36वां वाला। तो गुजरात में हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों के बीच त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का मंचन हुआ? तो अभी हाल ही में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में दोस्तों त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का मंचन किया गया या आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यूएस, साउथ कोरिया, जापान स्टेज ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन ड्रिल्स। देखो ये ट्राइलेटरल क्या है, ट्राइलेटरल मतलब 3 देश जब शामिल हो। एंटी सबमरीन क्या है, सबमरीन तो आप जानते हो पनडुब्बी को कहते हैं। एंटी सबमरीन मतलब ये हुआ कि अगर पनडुब्बी आ रही हो तो उसको कैसे नेस्तनाबूद करना है, उसको कैसे मार गिराना है, इसके लिए ड्रिल होती है। ड्रिल मतलब कि टेस्टिंग होती है, एक प्रकार से अभ्यास होता है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। तो ये हुआ है अभी, ठीक है। तो इन 3 देशों के बीच में हुआ है ये और 30 सितंबर 2022 को ये हुआ है। कोरियाई प्रायद्वीपों के पूर्वी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। क्लियर? ये सब किसको काउंटर करने के लिए किया जाएगा? भारत को तो काउंटर करने के लिए किया नहीं जाएगा, क्योंकि इस रीजन में दोस्तों एक ही है विलेन, कौन है? चाइना। तो चाइना को ही काउंटर करने के लिए यूएस हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है और आसपास के देशों को अपने में मिलाता रहता है। एक और है भाई साहब, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, लेकिन फिलहाल उनको ज्यादा लोड नहीं लेते कोई। हाल ही में 6वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस में किसने भारत में 5G लॉन्च किया? तो दोस्तों 6वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अभी दिल्ली में शुरू हुआ है और चल रहा है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5G लॉन्च कर दिया है। अब देश में 5G लॉन्च हो चुका है 1 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। हम लोग 5th जनरेशन में आ गए हैं 1 अक्टूबर 2022 के बाद से। और ये हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, अभी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। कल ही मैंने आपको इस पर वीडियो दी और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, आप भी देखिए जाकर के अगर आपने नहीं देखा है। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पीएम मोदी जी भारत में बैठे बैठे गाड़ी चला रहे हैं यूरोप में, ठीक है। मतलब आप इंडिया में रह करके किसी और देश में गाड़ी को चला सकोगे 5G की मदद से। ये 5G का कमाल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज होने वाली है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन आने वाला है। अब अगर कुछ फैक्ट्स आपसे जो पूछे जाने हैं उनकी बात करें तो छठा संस्करण था, प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। कौन कौन कंपनियां लॉन्च करी हैं? तो एयरटेल और जियो ही अभी तक लॉन्च करी हुई हैं, ठीक है। वैसे 4 ही कंपनी बची हुई है, वी और अभी BSNL, ये दोनों
अभी लॉन्च नहीं किए हुए हैं। एयरटेल और जियो ने मिल करके 13 शहरों में लॉन्च कर दिया है 5G शुरुआती चरणों में, ठीक है। धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5G आ जाएगा। एयरटेल 8 शहरों में और जियो 5 शहरों में लॉन्च किया हुआ है। क्लियर। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया? तो पोषण उत्सव का आयोजन अभी महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह आयोजन किया गया पोषण उत्सव। पोषण उत्सव क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि दोस्तों हम लोग 1 से 30 सितंबर के बीच में पोषण माह मनाते हैं, ठीक है। तो 1 से 30 सितंबर के बीच में महिला और बाल विकास में कितना पोषण में किस प्रकार से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाई गई, ये सबको देखते हुए ये लोग कर्तव्य पथ पर एक उत्सव आयोजित किए हैं। इसका नाम रखा गया पोषण उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 5वां ये था राष्ट्रीय पोषण माह इस बार का, ठीक है। 2018 से शुरू हुआ था पोषण माह मनाया जाना और प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को हम लोग राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं। और 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया रखा है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा तो हो ही चुकी थी, इसको मैंने कवर कराया था। अब राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जो है अभी दिए जा चुके हैं। कब दिए गए? 30 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिए गए, जैसा कि हर बार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 68वां इस बार का संस्करण था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 सेरेमनी, अजय देवगन एंड सूर्या रिसीव देयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। अजय देवगन और सूर्या को दोस्तों दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड 30 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, बेस्ट फिल्म आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सोराराई पोट्टू। सूर्या को इसी फिल्म के लिए दिया गया है और अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो अपर्णा बाल मुरली आप बताएंगे, सोराराई पोट्टू के लिए इनको मिला है। सोराराई पोट्टू को 5 सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही हुई, 2-3 दिन पहले, ठीक है। वो भी कवर कराया था मैंने। तो ये भी बताया था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में ही ये दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जब अनाउंसमेंट हुआ तो दिया गया इसी इवेंट में, ठीक है। कुछ दिन पहले ही अभी अनाउंसमेंट हुआ था। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा पारेख को। 51वां किसे मिला था? रजनीकांत को। 50वां किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। 49वां किसे मिला था? विनोद खन्ना को, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। पहला किसे मिला था आप बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया? तो आरबीआई ने दोस्तों एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि की है। इस बार वृद्धि है 0.5% की, जिसे कहते हैं हम लोग की 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% की वृद्धि आरबीआई ने फिर कर दी है। अब कितना हो गया? अब हो गया रेपो रेट 5.90%, यानी कि इतना तो अब रेपो रेट लगेगा। जब इतना रेपो रेट लगेगा तो समझ लो अब लोन और ज्यादा महंगा हो जाएगा। लोन पर आप लोग जो इंटरेस्ट देते थे वो और ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस टुडे का, आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 50 बीपीएस टू 5.90, होम कार लोन्स टू बी इम्पैक्टेड। होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, आपकी ईएमआई हुई, ये सब इम्पैक्ट होने वाली है। वहीं एफडी को फायदा मिलेगा, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताया भी हुआ हूँ। देखो एमपीसी जो होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यही डिसाइड करती है कि रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कितना रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। तो आरबीआई की अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई मौद्रिक नीति कमेटी की, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और उसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि भैया तुरंत बढ़ाओ, तत्काल प्रभाव से 0.5% और बढ़ाओ। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे देश में महंगाई दर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं मौद्रिक स्फीति, ठीक है, मुद्रा स्फीति, तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेपो रेट में वृद्धि हो रही है। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट दोस्तों वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर जो आरबीआई है ना, वो छोटी छोटी बैंकों को उधार देती है, बदले में जो इंटरेस्ट लेती हैं वही होता है रेपो रेट। अब आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है कि हम भैया ज्यादा परसेंटेज पर देंगे आपको लोन। जब आरबीआई से बैंकें ज्यादा परसेंटेज पर लोन पाएंगी तो लोन क्या करेंगे, बैंकें क्या करेंगी? बैंकें कहेंगी जनता से कि देखो भैया हमारी मजबूरी है, आरबीआई हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर हमको लोन दे रहा है, तो हम भी जब आपको लोन देंगे ना तो हम भी और ज्यादा परसेंटेज पर देंगे। तो जब और ज्यादा परसेंटेज पर लोन मिलने लगता है लोगों को, तो लोग कहते हैं नहीं बहुत महंगा है, अब हम लोन नहीं लेंगे।
जब हम लोन नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम लोग अभी कार खरीदना, घर खरीदना, ये सब चीजें हम डिले कर देंगे। यानी कि हमारे जेब में पैसा नहीं आया तो हम लोग इसको डिले कर दिए, टाल दिए कि चलो ठीक है 6 महीने साल भर बाद खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, हम लोग की परचेजिंग पावर कम हो गई। जब हम लोग की परचेजिंग पावर कम हो गई तो यानी कि हम लोग की डिमांड कम हो जाएगी। भाई जब अब पैसा रहेगा नहीं तो डिमांड कैसे करोगे? जब डिमांड कम हो गई तो सप्लाई अपने आप अधिक हो जाएगी। जब सप्लाई अधिक हो जाएगी तो जो चीजें जो महंगे महंगे दामों पर बिका करती थी, अब उनको अपना माल निकालने के लिए क्या करना होगा, चीजों को सस्ता करना होगा जिससे लोग खरीदें। तो फिर महंगाई ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो आरबीआई ने ये किया है। एमपीसी कमेटी के बारे में फैक्चुअल चीजें बताएं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 सरकार के। आर इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आरबीआई का गवर्नर करता है। अभी कौन करेगा? शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तूफान के कारण क्यूबा के अधिकारियों ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इयान तूफान आया हुआ है। इयान तूफान काफी तबाही मचा रहा है। क्यूबा हुआ, आसपास के देश हुए, बहुत सारे देश इससे इम्पैक्टेड हैं। क्यूबा ने अभी हाल ही में वहां पर 6 रीजन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हैरिकेन इयान, याद रखिएगा हैरिकेन इयान इंपॉर्टेंट है। हैरिकेन क्या होता है? हैरिकेन दोस्तों जो बड़े घुमावदार जो समुद्र में तूफान उठते हैं ना, उन्हें हैरिकेन कहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है दोस्तों जब जो गर्म हवाएं हैं और ठंडी हवाएं हैं आपस में टकराती हैं। तो फिर क्या होता है, गर्म हवाएं जो होता है ये ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी हवाएं दब जाती हैं क्योंकि भारी होती हैं। तो गर्म हवाएं हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं और फिर क्या होता है, ये ऐसे रूप ले लेता है। जो ऐसे रूप ले लेता है तो ये चक्रवात बन जाते हैं, घूमने लगते हैं। तो ये तूफान हैरिकेन बन जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र के ऊपर बनते हैं, उसके बाद समुद्र की लहरों को लपेटते हुए आते हैं और तटों से टकराते हैं, भयंकर तबाही मचाते हैं। ठीक है, फिलहाल तूफान को 5 प्रकार की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और इस जो स्केल है, जो पैमाना है, उसे सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल। थोड़ा सा लेंदी लेवल है, हाई लेवल का है। अगर आप हाई लेवल के एग्जाम के दे रहे हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों यूपी पेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अगर आप यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस सेट से आपका नॉलेज इंप्रूव करने और स्पीड बढ़ाने के लिए आपके लिए 22 सेट का ई बुक लॉन्च किया गया है और ये बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसमें 2 प्रीवियस ईयर वाला भी दिया गया है पेपर, यानी कि पिछली साल क्या पूछा गया था, 2 ही पेपर हुआ था, तो वो भी है। साथ ही साथ 20 सेट आपको नए मिल रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम टाइम पर, लास्ट टाइम पर आपको क्या-क्या पढ़कर जाना चाहिए, क्या-क्या चीजें जो याद करने वाली होती है, जो रास्ते में आप पढ़ते जाते हो, वो भी चीजें दी गई है। ये ई बुक आप प्राप्त कर पाओगे एमजीटी ऐप से। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ से भी जाकर के ले सकते हो। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि भारत में घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली एएसआई साइट कौन सी है, तो वो है ताजमहल। नवाचार महोत्सव दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में अभी प्रसिद्ध रूप से मनाया गया। यहाँ का दोनों क्वेश्चन जो है जिसने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। रविशंकर, मंटू कुमार, गरिमा जायसवाल, राजन तिवारी, उषा साहू, दिव्या अंजल, एसके मोटिवेशनल, स्वर्णेश्वर कुमार, अमित कुमार, ब्रिकेश कुमार। आंसर जरूर किया करो, डिटेल में जरूर लिखा करो। लिखने से वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा देर तक बनी रहेंगी। आज आपको आंसर करना है भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाई जाएगी। सबसे बड़ी वाली भी बता देना, दुनिया में अब दूसरी सबसे बड़ी कौन सी बन जाएगी अभी वो भी बता देना। ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें टॉप पर कौन है? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिएगा और ये ई बुक जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। और भी आप मंथली करंट अफेयर की ई बुक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजीटी ऐप पर। फिलहाल इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।